तो प्यारे दोस्तों सभी को नमस्कार। नमस्कार। मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारी क्लासों के बारे में आज मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक के साथ में डिस्कस करूँगा। और जो न्यू टॉपिक है कि उसके बारे में बताने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है। यदि किसी को ऑफलाइन पढ़ना हो तो आप मेरी ऑफलाइन क्लास पर आकर देख सकते हो। जो ऑफलाइन क्लास रहेगी आपको मैं बता देता हूँ ऑफलाइन क्लास कहाँ पर चलेगी हमारी। जैसे आपके शहर लालसोट में अशोक शर्मा स्कूल के जस्ट सामने गणपति मैरिज गार्डन है, उस पर हमारी क्लासें हैं, तो आप वहाँ कर आकर हमसे पढ़ सकते हो। तो आज मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा। जो टॉपिक रहेगा द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण के चैप्टर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आपको ये बता दें कि चैप्टर कौन सी क्लास का है। ये क्लास 10th का रहेगा। क्लास 10th का और चैप्टर नंबर 4 रहेगा। ये चैप्टर नंबर 4 रहेगा। तो उसमें आपको ये बताया जाएगा कि इसमें क्या है, द्विघाती समीकरण का मतलब क्या है, इनका यूज क्या रहेगा और इनको कैसे हल करने होंगे, जो सभी के बारे में मैं जानकारी दूंगा आपको। तो मैं कहूँगा कि द्विघाती समीकरण का मतलब होता है कि द्वि का मतलब होता है कि दो, द्वि का मतलब रहेगा दो घात यानी संख्या, जिसे कि घात होती है, जिसी को किसी भी चर हो गया उसकी घात जो होगी, जैसे घात क्या होगी, दो घात रहेगी। तो इसी को अपन क्या कहेंगे, द्विघाती यदि समीकरण किसको कहेंगे। यदि समीकरण के लिए बोला जाए तो आपको जिस पर बराबर के पक्ष दो दिया हुआ हो या बराबर का चिन्ह दिया हुआ होता है उसको अपन द्विघाती समीकरण कहेंगे। तो आपको सभी को द्विघाती समीकरण के बारे में समझ में आ गया। भाई द्विघात किसे कहेंगे, जिसी की घात की दो हो उसको क्या कहेंगे, द्विघाती कहेंगे। घात का मतलब क्या होगा कि जिसको अपन प्रदर्शित करते हैं, भाई जिससे उनकी उसको प्रदर्शित करेंगे उसकी स्थिति क्या है। जिसके अपन कहेंगे x की दो, तो x की दो को अपन कहेंगे घात दो है। तो घातें कितनी भी हो सकती है, घातें 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। लेकिन अपन को 0 घात रहेगी तो इस पर मान क्या होगा, 0 आ जाते हैं। 0 की किसी क्या होता है, 1 आ जाता है। तो ये भी 1 होता है तो एक घातीय कहेंगे, 2 होगी तो द्विघातीय कहेंगे, 3 घात है त्रिघातीय, यदि n घात है तो n घातीय कहेंगे। तो इसके अनुसार आपके जो सिलेबस में है तो द्विघातीय समीकरण के बारे में रहेगा। तो द्विघात समीकरण के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि इस पर जो रहेंगे चर और अचर। पहले ये समझना होगा चर क्या होता है, अचर क्या होता है। सबसे फर्स्ट क्लास में भाई चर क्या रहेंगे, अचर क्या है। तो चर के बारे में बता रहे हैं कि चर क्या रहेंगे। चर जैसे x, y, z और t। और जैसे कि अचर कहेंगे, अचर के बाकी के सभी एबीसीडी के अक्षर होते हैं, जैसे 22 अक्षर होंगे उस बाकी के सभी को अचर कहा जाएगा। यदि उनको अचर कहते हैं अपन, यदि उनको अचर कहेंगे, इनको कहेंगे चर। तो ये क्यों कहते हैं, कभी भी ये सभी को ये पूछना होगा कि इनको चर और अचर क्यों कहते हैं। इसका आंसर आपको जैसे आपके फिजिक्स वाले सर या उस क्लास में चलता है, एक त्रिविम नाम से एक टॉपिक चलेगा, त्रिविम गति, उस गति में आपको समझाया जाएगा। ऐसे समझाया जाएगा कि ऐसे त्रिविम डायन होगा, x और y और z, इस पॉइंट को x, y, z और t इसको नाम देंगे। तो इस पर ही आधारित इसकी स्थिति ज्ञात की जाती है। यदि इसकी स्थिति ज्ञात कर लेते हो अपन तो आपको सभी को ये जानकारी होगी कि भाई इसको चर क्यों कहेंगे, अचर क्यों कहेंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि इसी जब आप किसी टीचर के पास में पढ़ने जाओगे वो नहीं बताएगा कि चर और अचर क्या है, वो डिफाइन नहीं कर पाएगा। तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि यदि आप कहीं और जगह भी पढ़ने चाहते हो तो ऐसी बातें पूछा करो कि सर इसमें मतलब क्या है इनका। और आपके सामने मैंने बता दिया कि इसको द्विघात समीकरण किसको कहेंगे, जिस पर घात 2 लगी होती है जिस चर पर और उसमें बराबर का चिन्ह लगा हुआ होता है उसको द्विघात समीकरण कहेंगे। यदि इस बराबर का चिन्ह नहीं है तो उसका मान अलग हो जाएगा या अलग नाम देंगे, उसको नाम देंगे कि आपने जिसमें चैप्टर 2 में है आपके, तो उसमें बहुपद कहेंगे उसको। भाई बहुपद को हम समीकरण कह सकते हैं यदि उसमें बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तो या उसमें संख्या लिखते थे बराबर में लगाकर, तो उसको समीकरण कह सकते हैं। लेकिन समीकरण भी अपन पढ़ेंगे द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण को प्रदर्शित कैसे करते हैं या व्यापक रूप।
इसका व्यापक रूप क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सभी को दे रखा है कि ये भाई उसके रूप में है। अब आपको इसी के एक्स क्या है, चर है, एक्स क्या है, चर है, जबकि ए बी और सी ये क्या है, ये वास्तविक संख्या है। ये क्या है, ये वास्तविक संख्या है। तो इस वास्तविक संख्या ए बी सी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। जिस दिन वास्तविक संख्या कहेंगे ए बी सी को, जिस पर कहेंगे कि जिसमें ए नॉट इक्वल टू 0, ए का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। आपको ये सभी को याद रखना होगा, ए का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। तो ये आपको समझना होगा, ये याद रखना होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि यदि इतना समझ में आ गया तो आपको सभी को ये लिख लेना है। और द्विघाती समीकरण को आपको देखना होगा कि ये द्विघात समीकरण है कि या नहीं है, इस कंडीशन के रूप में दिया रखा था। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इस पर बेस है, उसको आप हल करना है। तो उसको हल कैसे करते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। और एक और बात कर लेते हैं कि जिसमें घातें जितनी रहेगी उसके इतने हल होंगे। आपसे इसके कहेंगे कि इसके हल कितने हैं, इसके हल कितने होते हैं, 2 होते हैं। फिर हल को कहेंगे मूल, हल को क्या कहेंगे, मूल कहेंगे। अब यदि इनके हल, यदि द्विघात वाले के 2 हल है तो 2 ही हल आएंगे। और यदि अब इनको क्या कहते हैं, यदि 2 घात इनका जिसका जो हल आता है उसको मूल कहेंगे। क्या भाई सभी को समझ में आ गया कि भाई मूल कहेंगे। यदि मूल है तो इसका हल आएंगे, तो हल क्या आएगा, मूल ही आएगा। मूल है जो ही हल है, दोनों सेम एक ही है, हल को ही मूल कहेंगे। तो उन हल के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पहले सबसे पहले अपन ये दिखाएंगे कि इसका कि पहले ये दिखाना होगा कि ये द्विघात समीकरण है कि या नहीं है। आपको ये पता भी चलना चाहिए। यदि ये द्विघात समीकरण नहीं है तो उसके बारे में पहले आपको दिखाना होगा कि द्विघाती समीकरण है कि या नहीं है। क्वेश्चन फर्स्ट जो आपके एग्जाम के पर्पज से चलता है कि जो 4.1 चैप्टर है आपका, उसमें क्वेश्चन फर्स्ट यही आएगा, ज्ञात कीजिए कि ये समीकरण द्विघात है या नहीं। ठीक है भाई, आपको सभी को ज्ञात करना है कि द्विघात समीकरण है कि या नहीं है। तो इसके बारे में एग्जांपल लेता हूं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x + 1 × x इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना होगा कि ये द्विघाती समीकरण है कि या नहीं है। इसको अपन सोल्व करते हैं तो भाई क्या आ जाता है, इसकी मल्टीप्लाई इधर होती है कि x² + x आ जाता है, इक्वल टू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इस x को इधर ले जा सकते हैं, x = x। तो एक x से x कट जाता है तो x का मान क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो इसको अपन क्या कह सकेंगे कि द्विघाती समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद में जो अगला टॉपिक है अपना, देखो अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन क्या है, x × x प्लस, ये तो ले लिया। अगला एग्जांपल ले लेते हैं अपन को, x²। एग्जाम्पल भाई एग्जाम्पल लेते हैं तो अपन क्या एग्जाम्पल लेंगे, x + 2 इक्वल टू x × x + 4। ये एग्जाम्पल ले लिया है। तो इसको दिखाना होगा कि भाई ये द्विघात समीकरण है क्या नहीं है। जैसे आपके बुक के एग्जाम्पल हैं वो आपको निकालने होंगे। मैं अपने आप से ही जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ उनके बारे में ही डिस्कस कर रहा हूँ।
जैसे इस क्वेश्चन के बारे में अपन कहेंगे कि ये एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसका सॉल्यूशन करते हैं तो क्या आता है कि x + 2 = x² + 4x। इसमें क्या हो जाता है कि अब इसके सभी मानों को इधर ले जाते हैं, x² + 4x, अब इसको इधर ले जाते हैं तो माइनस का x माइनस का 2 हो जाता है = 0 आ जाता है। इसकी साइड में 0 बच जाता है, इसलिए इधर साइड लिख लेते हैं। तो ऐसा लिखने पर x का मान x ये माइनस हो जाता है, माइनस के 3x, तो -2 = 0 आ जाता है। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं कि सर ये द्विघात समीकरण है। क्योंकि ये द्विघात समीकरण क्यों कह रहे हैं कि इसका रूप किसके समान है, ax² + bx + c = 0। क्योंकि इस रूप का ये है तो इस रूप को अपन क्या कह सकते हैं, द्विघाती समीकरण है। सभी को लिखना है कि इस बोर्ड पे से लिख लो, तो सभी ने लिख लिया। तो इसको मिटाते हैं क्या और एग्जांपल लेते हैं कि आपको सामने भाई एग्जाम्पल क्या है। अगला नंबर 3 नंबर का एग्जाम्पल होता है कि x + 1 × x + 2 = x + 3 × 2 होता है। ठीक है, तो इतना एग्जाम्पल अपन ने ले लिया कि इसको दिखाना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि यदि आपको ये समझ में आ रहा है कि देखना होगा द्विघात समीकरण है क्या नहीं है, यदि है तो हाँ, फिर इसके बाद में अगले आपके जो क्वेश्चन चलेंगे तो उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जैसे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में क्या आ जाता है, x², इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में क्या आ जाता है, 2x, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, = इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में 2x, फिर इसका इसके साथ में 6। सभी को ध्यान में सही समझना होगा कि ये समझ में आ गया। तो आ गया तो आपको आगे लिखना होगा कि इधर को क्या करेंगे, इधर लेके आना होगा सभी को x²। अब ये होता है कि 2x और 1x हो जाता है क्या, 3x। और जैसे ये इधर आता है ये माइनस का 2x हो जाता है, ये प्लस का 2 इधर है, और ये इधर आता है तो माइनस का 6 = 0 हो जाता है। जिसमें से 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा, ओनली 4x प्लस का, और इधर क्या बचा है, माइनस का 4 = 0। इसको कह सकते हैं कि अपन क्या है, द्विघाती समीकरण है। तो आपने सभी ने बता दिया कि इसको द्विघाती समीकरण है। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, एग्जाम्पल 4 कि एग्जाम्पल लेते हैं कि कह सकते हैं कि द्विघाती समीकरण जो इस रूप का है, आपसे सभी से पूछ सकते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बताना होगा। तो व्यापक रूप के बारे में आपको सभी को बताना होगा कि ax² + bx + c = 0 है। तो इसको सब कह सकते हो। तो इतना है तो इस रूप का है, तो इसको कह सकते हैं कि अपन ये द्विघाती समीकरण है, जिसमें मैंने पहले बता दिया था एक का मान 0 कभी भी नहीं हो सकता, बी और सी का हो सकता है। तो जैसे कि अपन को एग्जांपल 4 लेना हो कि x3 + x2 + 2x +1 = 0। इसके बारे में कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। द्विघात के मान द्विघात दे रखा है, ये द्विघात नहीं है। इसको अपन कहेंगे त्रिघात, जिसमें चर की घातें उच्चतम होती है, उसी को द्विघाती समीकरण कहेंगे अपन। तो आपको इस फर्स्ट चैप्टर में सभी को समझ में आ गया कि ये द्विघाती है कि या नहीं है। ये किसके लिए कह सकते हैं कि ये नहीं है, इसके लिए कहेंगे कि ये नहीं है। तो यदि ये नहीं है भाई, ये द्विघाती समीकरण नहीं है, तो अब द्विघात समीकरण के हल के बारे में डिस्कस करते हैं। इनके जो 2 हल होते हैं वो कैसे होंगे और उनको कैसे निकालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से बातें स्टार्ट होती है। यहाँ तक तो वैध है कि नहीं है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। याद करने के लिए आपको मैंने मल्टीप्लाई करना सिखा दिया कि भाई कैसे मल्टीप्लाई होता है, और इसी के साथ में जैसे आप किसी ने भी फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा होगा, ये 2 फॉर्मूले आपको याद करना होगा। a + v का होल स्क्वायर क्या होता है, a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि किसी को याद है या नहीं है, यदि नहीं है तो याद कर लेना, यदि है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ में यदि माइनस होता है भाई, ये माइनस होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस का ही आता है क्योंकि इसका माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, इधर माइनस आता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत। अगला फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। ये फॉर्मूला क्या होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab पर ए इंटू में लिखना ए माइनस बी का, बस भाई a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ये इधर प्लस ही आएगा, इधर माइनस होता है तो माइनस आएगा। अब इधर इधर माइनस होता है तब a माइनस बी की पावर 3 होती है, तो इसको क्या लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस a माइनस बी। सभी को ये फॉर्मूले के बारे में जानकारी हो गई। सभी को ये याद हो गया, ये समझना होगा। इनको ज्ञात कैसे करते हैं मैं ज्ञात के बारे में बता दूंगा, लेकिन इस टाइम तो आप याद कर लीजिए। यदि आपको याद हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और याद नहीं होता तो फिर भी बोल सकते हो, वापिस रिपीट कर देंगे क्लास में। जैसे ए प्लस बी का ए माइनस बी, ये तो सभी को याद हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि यदि ये याद हो जाता है तो इसको भी याद करने की आवश्यकता कैसे पड़ेगी भाई, कैसे करना होगा मैं बता दूंगा आपको। क्योंकि अगर इनको ज्ञात भी किया जाता है तो कैसे मल्टीप्लाई करके ज्ञात करते हैं उसके बारे में वे आपसे कभी डिस्कस करेंगे यदि कभी टाइम मिलता है। तो आज आपकी क्लास में मैं जैसे कि आपको मैंने बताया कि दो मूल ज्ञात होते हैं, द्विघात समीकरण पहले भी बता दिया, वापिस रिपीट करता हूं मैं। जो द्विघात आएगी भाई, द्विघात समीकरण में आपको दो हल प्राप्त होते हैं। द्विघात समीकरण में दो हल प्राप्त होते हैं। यदि इन दोनों हलों को आप ज्ञात करते हो तो उनको क्या कहेंगे अपन, मूल कहते हैं। तो ये मूल ज्ञात करना मैं अभी सिखाऊंगा कि कैसे मूल ज्ञात करेंगे, दो मूल कैसे ज्ञात आएंगे। तो उस दो मूल के बारे में आपको सभी को सीखना होगा कि इस मूल को कैसे ज्ञात करते हैं। सभी का ध्यान बोर्ड पर और केंद्रित होकर पढ़ना होगा कि आपको मैं कहता हूं कि मैथ में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि दिक्कत आती है तो मैं हूं कोई से भी टॉपिक में। तो आपसे मैंने एक समीकरण ले लेता हूं मैं खुद, एक्स स्क्वायर 6x प्लस 9x इक्वल टू 0। पहले तो ये सभी को बताना होगा कि द्विघात समीकरण है क्या नहीं है। अपना जो ax स्क्वायर प्लस बी वाई नहीं प्लस, जैसे कि ये समीकरण के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस रूप का है कि या नहीं है, ये है इस रूप का। तो इस रूप का है तो अपन कह सकते हैं कि द्विघाती समीकरण है। यदि ये द्विघात समीकरण है तो कैसे इसको सोल्व करते हैं वो दिखाना होगा आपको। मैं सबसे आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा कि 6 नंबर का है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 3 लिख सकते हैं कि 6 ही होगा। ठीक है, 3 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 आता तो इसको ये लिख सकते हैं। इधर वाली जो संख्या है उसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, और ऐसे वाली इस वाली आती है। अब इसका मल्टीप्लाई यदि ये आ जाता है तो ये सोच लो कि इसके टुकड़े सही है। तो इसके टुकड़े यदि इसका मल्टीप्लाई ऐसे कि एक्स को नहीं करना होगा, यदि एक्स को मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, एक्स स्क्वायर है ही नहीं वहाँ, तो एक्स को नहीं करना होगा, 3 को करना होगा। 3 करते हैं तो 9 आ जाता है। तो अपन कह सकते हैं अपना जो माना है वो सही है। ठीक है, यदि इसका द्विघाती समीकरण है तो इसको कैसे करेंगे कि इधर x से x कॉमन आ जाता है, तो इधर क्या आता है कि x प्लस 3 इसमें से, और इधर से क्या आता है कि 3 कॉमन आ जाता है। तो इधर से क्या हो जाता है कि x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या आता है कि x प्लस 3 ये कॉमन आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है x प्लस 3 इक्वल टू 0 होता है।
तो इधर आप अलग अलग लिख लेते हैं अपन को, x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों जो सेम आएगा समीकरण के रूप में, तो x का मान क्या आता है, x का मान क्या आएगा -3 और x का मान इधर क्या आता है -3। तो दोनों के कह सकते हैं कि -3 आएगा। तो एक बार ही कह सकते हैं कि भाई -3 आएगा, दो बार बोलने को आप सकते नहीं, दो हल आएंगे, दोनों ही -3 आएंगे। तो इस समीकरण को आप बता सकते हैं कि इसके दो मूल आएंगे जो ये आया है। तो आपको सभी को लिखना है। और अगला एग्जाम्पल अपन का, भाई इसमें से ऐसे करते हैं कि बुक के एग्जाम्पल है 4.2 के, तो बुक में से अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बुक में से कैसे सभी को करना होगा। जैसे गुणनखंड विधि से, अब जिसको कहेंगे अपन गुणनखंड विधि, जिसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, इसमें तीन विधि, दो विधि और है, श्रीधराचार्य, और इसके साथ में एक और विधि है। कौन सी विधि है वो रहेगी, वजन गुणन विधि रहेगी। वो जो वजन गुणन विधि है उसके बारे में जो लास्ट का चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस अलग से करेंगे अपन। आज इस विधि के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अपन को एक एग्जाम्पल लेना होगा, तो इसको मिटा देते हैं कि सभी ने लिख लिया होगा। तो आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। भाई जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी क्वेश्चन फर्स्ट लेंगे। वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² - 3x - 10 = 0। ये सभी को समझना होगा कि भाई इसके टुकड़े कैसे करने होते हैं। पहले सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे अपन। तो कैसे करना होगा कि अपन के पास में -3 ही आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। तो ऐसा संबंध किस में है, तो ऐसा संबंध किस में है, जैसे कि ऐसा संबंध किस में है, 2 और 5 में। 5 दूनी 10 हो जाता है और 5 में से 2 घट जाता है तो 3 आ जाता है। लेकिन अपन को माइनस का चाहिए, x² इधर आता है माइनस के 5x + 2, ठीक है। तो क्या आ जाता है, इसको हल करते हैं तो इधर ये आ जाता है। यदि माइनस के 5 प्लस के 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 10 आता है, और यदि इनको दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस के 3 आता है। तो अपन क्या कहते हैं, =0, नहीं 5x आएगा और इधर माइनस लगा देते हैं, माइनस के 10 = 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है तो फिर देख लो, इधर से x कॉमन आ जाता है तो x - 5, ठीक है। इधर से क्या आ जाता है कि प्लस के 2 कॉमन आ रहा है, तो इस तरह क्या हो जाता है कि x - 5, तो x = 0। x - 5 दोनों में कॉमन है तो दोनों में भी कॉमन ले सकते हैं। x - 5 दोनों में कॉमन आता है तो इधर क्या बच जाता है, x + 2। तो आपको मैंने सभी को बताया कि इसको अलग के रूप में लिख लेते हैं कि x - 5 = 0, और इधर लिखते थे कि x + 2 = 0। तो इसका मान क्या आ जाता है, x का मान 5 आ जाता है, और इधर क्या आ जाता है, x का मान -2 आ जाता है। तो इसको कहेंगे कि अपन का मूल क्या आ गया, आंसर क्या आ गया अपने पास, ये आ गया। तो इसके मूल क्या होगा कि 5 और -2। तो आपका क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया। लेकिन आंसर तो आ जाता है, तो आगे की क्लास को लिए देखते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन, अगला दूसरा नंबर का क्वेश्चन आता है कि इसका भी टुकड़ा करना होगा। तो उस टुकड़े को कैसे करना होगा, 2x + x - 6 = 0। तो अपन को ये समझना होगा कि ये जो मान आता है ना, ये गुणा का, ये दोनों का मल्टीप्लाई आता है। जैसे इस जगह तो अपना मान था 1 है, इसके गुणा तो 1 से तो कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो इसकी गुणा कितनी हो जाती है कि 12। सभी को अपना मतलब जैसे गुणा करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे तो अपना 12 आना चाहिए, और ऐसे ही इधर x आना चाहिए। उसके बारे में अपन देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या आता है। इसको लिखते हैं 2x², इधर लगते हैं 4x - 3x, माइनस का 12 चाहिए था अपन को,
तो 4 से 12 हो रहा है। यदि अपन दोनों को जोड़ते हैं तो प्लस का 1 आ रहा है, तो 1 तो अपन को चाहिए, वो आ गया। तो इधर क्या लिख सकते हैं कि माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो इधर से क्या आता है कॉमन, 2x, तो 2x इधर से कॉमन आ जाता है, तो x बच जाता है और 2 बच जाता है। इधर से कॉमन क्या आता है कि माइनस का 3, तो इधर क्या होता है x प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर इधर से कॉमन क्या आ रहा है, ये 2 वाला x प्लस 2, और बच क्या जाता है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर इनको अलग अलग से 0 के रूप में लिख लेते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये क्या आ जाता है कि 2x प्लस नहीं माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसका x का मान कितना आ जाता है कि माइनस का 2, और इधर जो माइनस है तो इसका x का मान क्या आ जाता है 3/2 प्लस का, तो अपने पास 2 हल आ जाते हैं, एक तो माइनस का 2 और एक 3/2 आ जाता है। तो आपको मैं कह रहा हूँ कि ये सभी को समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये सभी समझ में आ गया तो मैं कह रहा हूँ कि आगे श्रीधराचार्य और ये कौन सी वज्रगुण विधि है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो भी आसानी है। और आपके एग्जाम में कोई ऐसे नहीं बोला जाएगा कि इसको गुणनखंड विधि से, कोई नहीं कहेगा कि इसको गुणनखंड विधि से करना होगा या आपको ये वज्रगुण विधि से करना होगा। कोई नहीं बोलेगा कि इसको कौन सी विधि है, वो एक और विधि है ना आपकी, उसके बारे में भी नहीं कहेंगे कि इसको गुणनखंड वज्रगुण विधि, और एक लिए वो कौन सी है श्रीधराचार्य। भाई श्रीधराचार्य वज्रगुण गुणन और ये गुणनखंड विधि, इनके बारे में कोई डिस्कस नहीं करेगा कि कौन सी विधि से हल निकलना होगा, आपको निकालना होगा। जैसे सबसे आसान